वेलकम टू न्यू स्टार क्लासेस। दिस इज विनोद भार्गव और हम डिस्कस कर रहे थे 12th का टॉपिक ग्रामर कंपोजिशन टॉपिक में एडवर्टाइजमेंट्स को लेकर के। और कल हमने इस बारे में डिस्कस किया था कि एडवर्टाइजमेंट्स कितने प्रकार के होते हैं। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एडवर्टाइजमेंट्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, क्लासिफाइड एंड कॉमर्शियल। और कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स को हम डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट्स भी कह सकते हैं। ये चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कल हमने डिस्कस किया था कि क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स के अंदर कौन कौन से एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं। कल हमने पढ़ा था कि क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स के अंदर सेल एंड परचेजेस, मैट्रिमोनियल्स, इसके अलावा हमने पढ़ा एजुकेशनल, जॉब वैकेंसी जिसको हम सिचुएशन वैकेंट, सिचुएशन वांटेड कहते हैं, टूर एंड ट्रेवल्स और लॉस्ट और फाउंड या मिसिंग के एडवर्टाइजमेंट्स इसमें शामिल होते हैं। देखो, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स में हम जानते हैं कि ये दोनों ही जो पार्ट्स होते हैं, चाहे क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स हो या कॉमर्शियल या डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट्स, ये दोनों ही पार्ट्स हैं। ये किसी न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में आने वाले एडवर्टाइजमेंट्स या विज्ञापन होते हैं। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स और कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट दोनों ही प्रिंटेड एडवर्टाइजमेंट्स हैं। आई मीन ये अखबार में प्रिंटेड रूप में आपको देखने को मिलते हैं, प्रिंट के रूप में आपके पास में या आपके सामने होते हैं। अब देखो, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स किन किन रूपों में हम डिस्कस कर चुके थे, लेकिन अब हमें थोड़ा सा ये जानना है कि क्लासिफाइड जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, वो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो किस प्रकार के होते हैं। एक तो मैंने आपको ये बताया था कि क्लासिफाइड जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं इनको हम बहुत ही फॉर्मल यानी कि औपचारिक रूप से, और इसके अलावा इनको हम शॉर्ट, ठीक है, यानी कि संक्षेप छोटे रूप में, और स्वीट यानी कि बहुत ही अच्छे और सुंदर शब्दों का प्रयोग करते हुए हमें लिखना पड़ता है। इसके अलावा क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स में हमें ध्यान रखना है कि हमें एक स्ट्रेट लैंग्वेज, सीधी और सिंपल भाषा का प्रयोग करने के साथ साथ हमें इसे विदाउट प्रीपोजिशन यानी बिना किसी प्रीपोजिशन के, यानी कि इसमें आपको किसी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करने की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा विदाउट कंजक्शन आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये जो आपका क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स है, अगर इसमें कुछ आपकी ग्रामेटिक एरर हो जाती हैं, जिसे अगर हम एक क्लियर इंग्लिश से देखें तो वो एरर मानी जाती है, बिकॉज कई बार कुछ सेंटेंसेस में जरूरी होता है कि हमें प्रीपोजिशन इस्तेमाल करनी होती है, कंजक्शन इस्तेमाल होता है। लेकिन क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स के अंदर अगर हम बाय द वे किसी कंजक्शन या फिर किसी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल ना भी करें और डायरेक्टली उसको बना के लिख दें एक फ्रैंक लैंग्वेज के रूप में, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके अलावा हमें जो वर्ड पावर है, जो वर्ड पावर हमें इस्तेमाल करनी होती है, शब्द सीमा या वर्ड लिमिट भी कह सकते हैं, वो 50 वर्ड्स है। यानी अंडर 50 वर्ड या 50 वर्ड के अंतर्गत हमें क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स को फिनिश करना होता है। तो ये हमारे क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं। अब थोड़ा सा हम कॉमर्शियल के बारे में भी जान लेते हैं कि कॉमर्शियल और डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट्स क्या होते हैं। तो कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स या डिस्प्ले, देखो डिस्प्ले का मतलब भी होता है एक प्रकार से शो ऑफ करना, यानी दिखावा करना, दिखाना, किसी चीज को हाईलाइट करना। तो सीधी सी बात है, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स हैं, ये जो विज्ञापन है इनका जो मुख्य बेस होता है वो होता है वर्ड्स, यानी शब्द। शब्दों के आधार पर जो विज्ञापन दिए जाते हैं किसी भी चीज को एडवर्टाइज करने के लिए, पब्लिक अनाउंसमेंट करने के लिए, लोगों को किसी भी चीज के बारे में, कोई चीज सामान खरीदने, बेचने, नौकरी से संबंधित जानकारी लेने देने के लिए, कोई चीज खोई है या कोई चीज किसी को पाई है उसके बारे में, तो इसका मुख्य आधार वर्ड्स होता है, यानी शब्दों के आधार पर ही इस एडवर्टाइजमेंट्स को फिनिश किया जाता है। लेकिन कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स में कुछ चीजें अलग होती हैं। इन दोनों में जो बेसिक जो अंतर होता है वो ये होता है कि ये शो ऑफ करते हैं यानी डिस्प्ले करते हैं। इसमें देखिए शब्दों का इस्तेमाल इसमें भी होता है, मानते हैं डेफिनेटली कि वर्ड्स तो इसमें भी होंगे, लेकिन ये वर्ड्स जो होंगे ये थोड़े क्या होंगे, हाईलाइटेड होंगे। इनमें हाईलाइटेड वर्ड्स को इस्तेमाल किया जाता है। तो हाईलाइटेड वर्ड होंगे इसमें, यानी उनको हाईलाइटेड किया जाएगा, यानी कि उनको थोड़ा डिजाइन बनाकर हाईलाइटेड करके शब्दों को थोड़ा डिजाइन या अच्छे आकार में बना करके इनका इस्तेमाल किया जाता है, डिजाइन दे करके इन शब्दों को लिखा जाता है। इसके अलावा हम उस टॉपिक से रिलेटेड जिसमें किसी भी चीज को लेकर के हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, अगर वो कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट है तो उससे संबंधित हम ड्राइंग बना सकते हैं, हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं, उसको हम इलस्ट्रेट कर सकते हैं, उसका अच्छे से प्रदर्शन करके दिखा सकते हैं। ये दिस एडवर्टाइजमेंट जस्ट लाइक ए पोस्टर, हम इसे पोस्टर से कुछ मिलता जुलता मान सकते हैं। आपने कई प्रकार के विज्ञापन देखे होंगे, जैसे कई बार कहीं पर मैजिक शो लगता है,
आपने देखा होगा कि कई बार कोई मैजिक शो लगता है, यानी कि कोई जादू का खेल लगता है, तो जादू के खेल का जो एडवर्टाइजमेंट जारी किया जाता है चाहे अखबार के माध्यम से या पोस्टर के माध्यम से, तो आपने नोट किया होगा कि इसमें जो भी वर्ड्स होते हैं वो हाईलाइटेड वर्ड्स होते हैं, उसमें अच्छे डिजाइन का प्रयोग किया जाता है, अच्छी ड्राइंग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, इसके अलावा खास कोई उसके अंदर लोगो, यानी कि कोई खास चित्र या लोगो दे दिया जाता है। लोगों के अलावा उसमें दे दिया जाता है स्लोगन, यानी कोई नारा। ठीक है, स्लोगन होता है नारा, कोई नारा दे दिया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, कॉमर्शियल या डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट्स और क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स में दोनों में अंतर होता है। इसमें सिर्फ वर्ड पावर के आधार पर एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है, और इसके अंदर वर्ड पावर के साथ साथ जो वर्ड्स होते हैं उसके साथ साथ हम डिजाइन और ड्राइंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें लोगो दे सकते हैं, कोई खास लोगो बनाया जा सकता है। इसके अलावा स्लोगन या नारे हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स या डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं। तो हम जान चुके हैं कि हमारे दो प्रकार के एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, एक क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स है और दूसरा आपका कमर्शियल और डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट्स होता है। तो एडवर्टाइजमेंट्स के दो टाइप हम अच्छे समझ चुके हैं। अब क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स में हमने कल जाना था कि कुछ एडवर्टाइजमेंट्स कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। हालांकि इसके अनेक प्रकार होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट आपके सब्जेक्ट मटेरियल को लेके अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट जो हैं वो हम मानते हैं कि कौन से हैं। तो हम बात करेंगे कि क्लासिफाइड जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं उसमें पहला एडवर्टाइजमेंट जो आपका है जिसको हम कहते हैं मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट्स, उसके बारे में आप डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला एडवर्टाइजमेंट्स यानी पहले टाइप का जो एडवर्टाइजमेंट्स है जिसे हम क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स कहते हैं, उसमें उसका पहला टाइप है जिसको हम बोलेंगे मैट्रिमोनियल्स। उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो देखिए अब हम लेने वाले हैं मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट्स को। तो पहला टाइप हम लेंगे इसका मैट्रिमोनियल। मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट्स। ओके, तो मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट्स है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले तो हमें ये जानना है कि मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट्स क्या होते हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि मैट्रिमोनियल जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं ये होते हैं वैवाहिक एडवर्टाइजमेंट्स, यानी इनका जो सीधा संबंध होता है वो विवाह या शादी से होता है। आपने देखा होगा, मैंने कल भी आपको बताया था कि सैटरडे और संडे के जो न्यूज़पेपर होते हैं उसमें आपको मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें विवाह से संबंधित एडवर्टाइजमेंट जारी किए जाते हैं। इसके जो मुख्य बेसिक जो कैरेक्टर होते हैं वो दो ही होते हैं, एक तो होता है आपका ब्राइड और दूसरा आपका होता है ग्रूम या इसे ब्राइड ग्रूम भी कह सकते हैं, यानी इसका अर्थ होता है दुल्हन, ठीक है, और इसका अर्थ होता है आपका दूल्हा। ठीक है, तो कहने का मतलब, या फिर इसको अपन ये भी बोल सकते हैं, ये वर होता है और ये होता है वधू, इसको ऐसे भी कहा जा सकता है। तो हमें मैट्रिमोनियल जो एक कॉलम आएगा आपका अखबार में, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स के अंदर मैट्रिमोनियल एक कॉलम होता है, ठीक है, और उस कॉलम के अंदर हमें ब्राइड या ब्राइड ग्रूम या ग्रूम भी कह सकते हैं, इन दोनों को लेकर के एडवर्टाइजमेंट जारी किए जाते हैं। जैसे कई बार हमने देखा है कि कुछ लोग क्या करते हैं, किसी भी परिवार को, अपने परिवार में किसी लड़के के लिए क्या चाहिए, दुल्हन चाहिए, तो वो एडवर्टाइजमेंट करता है कि उनके लड़के के लिए क्या चाहिए, उन्हें ब्राइड चाहिए। या कोई परिवार ऐसा होता है जिसमें अपनी लड़की के लिए क्या चाहिए, उनको ग्रूम चाहिए, तो वो एडवर्टाइजमेंट दे देते हैं ग्रूम चाहिए। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि मैट्रिमोनियल जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं इनका सीधा संबंध विवाह से होता है। अब देखो सीधी सी बात, अब ये बात इंपॉर्टेंट कैसे बन गई, बात सीधी थी कि दूल्हा और दुल्हन चाहिए, लेकिन अखबार में जब एडवर्टाइजमेंट के रूप में आते हैं तो ये बात इंपॉर्टेंट बन जाती है। क्यों? क्योंकि जब हम जानते हैं ये हमें ब्राइड चाहिए या ग्रूम चाहिए, जब अखबार में इस चीज को हम डालते हैं कि ब्राइड चाहिए या ग्रूम चाहिए, तो उनकी क्वालिटी यानी उनमें क्या क्या गुण है, उनकी पर्सनैलिटी, उनके व्यक्तित्व को लेकर के हमें सारी चीजें बतानी पड़ती है। तो क्या क्या बतानी पड़ती है वो देखिए हम डिस्कस करते हैं। सपोज आपके एक फैमिली है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, और आपके फैमिली में कोई लड़का है, बॉय है, जिसको हम कह सकते हैं यानी ग्रूम आपके पास में है, ठीक है। अब इस ग्रूम के लिए हम क्या सर्च कर रहे हैं, हम सर्च कर रहे हैं क्या, ब्राइड सर्च कर रहे हैं। अब देखो इस ग्रूम के लिए हम ब्राइड सर्च कर रहे हैं,
तो ब्राइड सर्च करने के लिए हमें अखबार में मैट्रिमोनियल कॉलम के अंदर हमें क्या करवाना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट करवाना पड़ेगा, विज्ञापन करवाना पड़ेगा। अब विज्ञापन करवाएंगे तो हमें किन किन चीजों को डालना होगा, कौन कौन सी चीजें होंगी जो हमें बतानी होंगी। देखो हमारी फैमिली के पास यानी हमारा लड़का है और हमें लड़की की तलाश है, आई मीन ब्राइड की तलाश है। तो पहले तो हमें क्या करना होगा कि जो लड़का आपके पास में है या आपकी जो फैमिली है उसकी क्वालिटीज आपको बतानी होगी, उसका स्टैंडर्ड, उसका जो फैमिली बैकग्राउंड है उसके बारे में आपको डिस्कस करना होगा। उसके बाद में जो लड़की यानी कि जो जोड़ा आपको चाहिए, जो मैच आपको चाहिए, जो जोड़ा आपको चाहिए, उस मैच के अंदर यानी उस जोड़े के अंदर वो दुल्हन है वो कैसी होनी चाहिए। तो कहने का मतलब है आप यहां पर अलायंस का मतलब क्या होता है डियर, रिश्ता यानी कि संबंध। आप यहां रिश्ता जोड़ना चाहते हैं और अलायंस के लिए आप इनवाइट करेंगे, किसको इनवाइट करेंगे, अलायंस यानी रिश्ता इनवाइट करेंगे। किसके लिए इनवाइट करेंगे, ग्रूम के लिए इनवाइट करेंगे। और किसको इनवाइट करेंगे, ब्राइड को। तो पहले आपको ग्रूम की क्वालिटी बतानी पड़ेगी। तो हम ग्रूम की क्वालिटी है क्या बताएंगे, पहले इसको लेते हैं कि आपका जो ग्रूम है यानी जो लड़का है उसकी क्या क्वालिटी आपके पास में है। तो हम क्वालिटी को डिस्कस करेंगे। तो क्वालिटी को लेंगे कि ग्रूम है वो कैसा है। तो देखो क्वालिटी में हम क्या क्या दे सकते हैं, पहले हम लेंगे उसकी फिजिकल क्वालिटी, पहले हम डिस्कस करेंगे उसकी फिजिकल क्वालिटी को यानी उसकी शारीरिक क्वालिटीज को, यानी कि उसके जो शारीरिक विशेषताएं हैं उसको लेकर के। तो देखो शारीरिक जो विशेषताएं हैं उसमें हम सबसे पहले डिस्कस कर सकते हैं उसकी एज, यानी उस लड़के की उम्र कितनी है। हमें ये बताना पड़ेगा कि लड़का है वो मान लीजिए अबाउट 30 है या अबाउट 20 है, उसकी एज क्या है। एक लीगल एज यानी लड़के की उम्र है 18 नहीं 21 से ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि कानूनन जो उम्र होती है वो 21 होती है, उससे ऊपर। तो सबसे पहले हम एज का जिक्र करेंगे कि उस लड़की की एज इतनी है। उसके बाद में एज के बाद में उसकी हम हाइट यानी उस लड़की की जो हाइट है वो कितनी है, उस हाइट के बारे में हम मेंशन कर सकते हैं कि लड़का है वो मान लीजिए 5 फीट और 6 इंच का है, या 5 फीट 8 इंच का है, या 5 फीट 9 इंच का है। समझ में आ गया। तो कहने का मतलब है लड़के की हाइट का मेंशन करना होगा कि लड़का है वो इस हाइट का है। अब लड़के की हाइट का मेंशन करने के बाद में हमें बताना पड़ेगा उसका बॉडी कॉम्प्लेक्शन, या फिर उसको हम बोल सकते हैं कंप्लेक्शन का मतलब डियर होता है उसका फिजिकल रंग, कि वो लड़का है वो कैसा है, वो फेयर है यानी उसका रंग साफ है, या वो डार्क कलर का है। ठीक है, डार्क का मतलब होता है सांवला। ओके, तो फेयर यानी उसका रंग फेयर है, साफ है, या फिर कैसा है, डार्क है। तो कहने का मतलब ये है कि फिजिकल क्वालिटी में हम डिस्कस कर सकते हैं उसकी एज का, उसकी उम्र क्या है, उसकी हाइट क्या है, उसका कंप्लेक्शन क्या है। इसके अलावा हम फिजिकल क्वालिटी में ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि वो लड़का है उसमें और कौन कौन सी फिजिकल क्वालिटी हो सकती है। जैसे हम बता सकते हैं कि वो लड़का थोड़ा पर्की है। देखो पर्की का मतलब क्या होता है डियर, पर्की का मतलब होता है कि थोड़ा फुर्तीला यानी लेजी पर्सन नहीं है, फुर्तीला है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वो लड़का कैसा है, फुर्तीला है। अच्छा, इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि लड़का नो स्मोकर है। नो स्मोकर का मतलब है कोई धूम्रपान नहीं करता, उसमें किसी प्रकार की एडिक्शन या कोई लत नहीं है। अच्छा, नो स्मोकर धूम्रपान न करने वाले को हम टीटो टेलर भी कह सकते हैं, इंग्लिश में टीटो टेलर का मतलब क्या होता है कि वो किसी प्रकार का उसमें कोई एडिक्शन यानी कि धूम्रपान करने वाला नहीं है, टीटो टेलर है। ठीक है, इसके अलावा हम ये कह सकते हैं खास उसकी पर्सनैलिटी को लेकर के कि वो लड़का कैसा है, हैंडसम है, सुंदर है। ठीक है, हैंडसम उसकी क्या है, पर्सनैलिटी है। ओके, तो हम फिजिकल क्वालिटी में हम बता सकते हैं कि लड़के की एज क्या है, उसकी हाइट क्या है, उसका बॉडी जो कंप्लेक्शन है वो कैसा है, फेयर है या डार्क है, टीटो टेलर है। टीटो टेलर मैंने आपको बताया कि उसमें किसी प्रकार की एडिक्शन कोई लत नहीं है, जिसको हम नो स्मोकर अगर डायरेक्टली अलग से कहना चाहें तो कह सकते हैं। हैंडसम है लड़का। ठीक है, तो इस तरीके से उस लड़के की पहले, क्योंकि लड़का हमारा है, उसकी फिजिकल क्वालिटी को हमने डिस्कस किया है। अब देखते हैं हम थोड़ा सा आगे। तो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं उस लड़के की फिजिकल क्वालिटी। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं आगे। देखिए, फिजिकल क्वालिटी के अलावा उसके हम जिक्र करेंगे उसकी क्वालिफिकेशन कि उसकी योग्यताएं क्या है,
उस लड़के की योग्यताएं क्या है। हम बता सकते हैं कि वो लड़का है, पहले तो हम कह सकते हैं मेंशन मान अगर वो किसी गवर्नमेंट जॉब में है तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, यानी उसके पास कोई सरकारी नौकरी है, उसका मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है तो वो क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट है, यानी कि उसने MA या MSc कर रखा है, MCOM कर रखा है, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो पोस्ट ग्रेजुएट है। क्वालिफिकेशन एजुकेशन जो उसका है, या उसने MBA कर रखा है या कोई डिप्लोमा कर रखा है इसके अलावा, तो इसके बारे में हम बता सकते हैं कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट है या पोस्ट ग्रेजुएट है। इसके अलावा उसके अलावा कोई खास क्वालिफिकेशन है वो हम बता सकते हैं, ठीक है। या मान लीजिए कह सकते हैं कि वो तो एक बिजनेसमैन है, यानी कि वो कोई व्यापार करता है, बिजनेसमैन है भाई, ठीक है, और उसका व्यापार कहाँ तक फैला हुआ है, ओवरसीज तक है। ओवरसीज का मतलब होता है समुद्र पर, यानी विदेशों तक। ओवरसीज, सीज का मतलब समुद्र है, समुद्र के उस पार तक, यानी कि विदेशों तक, ठीक है। तो कहने का मतलब है वो अगर बिजनेसमैन है तो उसका व्यापार है दूर दूर तक फैले। या फिर वो मान लीजिए क्या है, IIT, यानी कि IITN यानी कि IIT किया हुआ है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि उस लड़के की जो क्वालिफिकेशन है रिगार्डिंग टू एजुकेशन, शिक्षा को लेकर के, उसका मेंशन भी हम कर सकते हैं। तो पहले हमने बताया उसकी फिजिकल क्वालिटी के बारे में, उसके बाद हमने बताया उसकी क्वालिफिकेशन। अब हम बात करते हैं उसका फैमिली बैकग्राउंड, यानी उसका जो फैमिली बैकग्राउंड है, यानी कि उसका पारिवारिक जो बैकग्राउंड है वो कैसा है। तो फैमिली बैकग्राउंड के बारे में हम बात कर सकते हैं कि भैया वो लड़का है वो एक डिसेंट फैमिली का है, यानी उसकी पारिवारिक जो फैमिली है, यानी उसका जो परिवार है डिसेंट है। डिसेंट का मतलब होता है एक प्रकार का रेपुटेड है। रेपुटेड का मतलब हो गया कि बड़ा सम्माननीय परिवार है, गांव में, समाज में, सोसाइटी में उन लोगों की अच्छी इज्जत है, ठीक है, किसी प्रकार का कोई भी एक प्रकार का कलंक है उनके ऊपर नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि रेपुटेड फैमिली से संबंधित है, डिसेंट फैमिली उनकी है, ओके। तो फैमिली बैकग्राउंड दे सकते हैं डिसेंट। इसके अलावा फैमिली हम कह सकते हैं कि भाई उनकी एक रिच फैमिली है, क्योंकि वो बिजनेसमैन है, रिच फैमिली है, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए वो क्या है, मान लीजिए विदेश में रहता है, कहीं भी कोई व्यापार करता है, जिसको हम कह सकते हैं। तो डिसेंट फैमिली हो गई, रिच फैमिली के बारे में बता सकते हैं, रेपुटेड फैमिली बोल सकते हैं। तो इस तरीके से फैमिली बैकग्राउंड हम बता सकते हैं कि उनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, ऐसा है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि हमें रिलीजन, धर्म या जाति के बारे में बताना पड़ सकता है। जैसे अगर आप कास्ट को प्रीफरेंस दे रहे हैं तो आप अपनी कास्ट का मेंशन कर सकते हैं कि उस लड़के की कास्ट क्या है। सपोज वो मान लीजिए यादव कास्ट का है या ब्राह्मण कास्ट का है, तो आप बता सकते हैं कि भाई वो यादव कास्ट का है या फिर ब्राह्मण कास्ट का है, यानी कि जिस जाति का है, ब्राह्मण कास्ट का है, जाति का मेंशन भी कर सकते हैं, ठीक है। रिलीजन हिंदू है, ओके, मुस्लिम है, उसका जिक्र किया जा सकता है कास्ट के अकॉर्डिंग। कास्ट बताकर रिलीजन भी आप बताना चाहें तो बता सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो सारी चीजें हैं वो पहले, यानी कि वो फैमिली जिसको दुल्हन चाहिए तो पहले चाहिए लड़का हो या लड़की, पहले उसके बारे में बताया जाएगा। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, ग्रूम है, तो हम इस ग्रूम की क्वालिटी को लेकर के डिस्कस कर रहे थे कि इस ग्रूम में क्या क्वालिटी है। तो हमारा जो ग्रूम है वो इस क्वालिटी का है। तो पहले हमने फिजिकल क्वालिटी बताई कि लड़का है, हैंडसम है, उसकी हाइट बताई कि उसकी हाइट कितनी है, उसका बॉडी कंप्लेक्शन बताया कि उसका रंग फेयर है, ओके। इसके अलावा हमने बताया कि लड़का पर्की है, टीटोटैलर है, ठीक है, यानी कि उसमें किसी प्रकार की कोई एडिक्शन नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद इसकी क्वालिफिकेशन को मेंशन किया कि गवर्नमेंट सर्वेंट है, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट है, इसके बारे में हम जिक्र कर सकते हैं। इसके अलावा हमने फैमिली बैकग्राउंड या फिर IITN के बारे में हमने बात की, बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में हमने जिक्र किया, उसका पारिवारिक एक डिसेंट फैमिली से रिलेटेड है, रेपुटेड फैमिली है, कास्ट का हमने मेंशन कर दिया, रिच फैमिली है। तो ये चीज तो उस लड़के की क्वालिटी हो गई है, हो गया। उसके बाद हमें जो सर्च कर रहे हैं, हम क्या सर्च कर रहे हैं, ब्राइड। अब ब्राइड कैसी होनी चाहिए, अब ये चीज हम क्या करेंगे, उस लड़की के अंदर जो क्वालिटी है यानी डिमांड करेंगे, हम उसकी मांग करेंगे। तो सबसे पहले वही फिजिकल क्वालिटी पे आएंगे कि लड़की की जो फिजिकल क्वालिटी यानी कि ब्राइड की फिजिकल क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले कि वो लड़की कैसी होनी चाहिए, BEAUTIFUL यानी सुंदर, ब्यूटीफुल होनी चाहिए, ठीक है ना। पहली क्वालिटी हम दे सकते हैं कि लड़की सुंदर होनी चाहिए, ओके। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि लड़की स्लिम होनी चाहिए। देखो यहां भी हम क्या दे रहे हैं, उसकी फिजिकल क्वालिटी दे रहे हैं, ठीक है ना, यानी उसकी शारीरिक जो गुण है, फिजिक जो उसका है कैसा होना चाहिए। तो फिजिक क्वालिटीज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि वो ब्यूटीफुल होनी चाहिए, स्लिम यानी कि स्लिम का मतलब होता है फिजिकली फिट, यानी कि ना ज्यादा मोटी ना ज्यादा पतली, ओके, उसको हम कह सकते हैं स्लिम। तो हम बता सकते हैं कि ब्राइड है वो कैसी होनी चाहिए, ब्यूटीफुल होनी चाहिए, स्लिम होनी चाहिए, ओके। स्मार्ट
यानी दिमाग से तेज तर्रार होनी चाहिए, ये भी नहीं है। हम कह सकते हैं कि वो स्मार्ट होनी चाहिए, ठीक है ना। अब उसके बाद वही क्वालिफिकेशन, भी लड़की है वो मान लीजिए ग्रेजुएट होनी चाहिए, हम कह सकते हैं कि लड़की ग्रेजुएट होनी चाहिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट जिसको हम बोलते हैं पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए। अगर लड़का गवर्नमेंट सर्वेंट है तो हम ये भी मान सकते हैं, ये भी डिमांड कर सकते हैं कि लड़की भी क्या होनी चाहिए, गवर्नमेंट सर्वेंट होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि मान लीजिए वो भी एक डिसेंट फैमिली, अगर हम फैमिली बैकग्राउंड पे जाएं तो हम कह सकते हैं कि लड़की भी क्या होनी चाहिए, एक डिसेंट फैमिली की, यानी एक अच्छे और शाही परिवार की, या फिर हम कह सकते हैं एक संस्कारित परिवार की होनी चाहिए। इस बारे में हम बता सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में हम कह सकते हैं भाई ये फैमिली बैकग्राउंड है, उसको हमने डिस्कस कर लिया। अब हम कास्ट को लेकर के डिस्कस कर सकते हैं। अगर देखिए इसमें यहां पर दो चीजें होती हैं, एक तो होता है कास्ट बार, ध्यान से सुनेंगे, एक तो होता है कास्ट बार। कास्ट बार का मतलब होता है जातीय बंधन, यानी कि जातिगत बंधन। जातिगत बंधन का मतलब क्या होता है कि लड़का जिस जाति का है उसी जाति की लड़की होनी चाहिए, एक तो बात होती है ये, तो हम लिख देंगे कास्ट बार यानी जातिगत बंधन। ये लड़का अगर ब्राह्मण है तो लड़की ब्राह्मण है। एक होता है आपका नो कास्ट बार। नो कास्ट बार अगर हम लास्ट में लिख देंगे तो उसका मतलब क्या होता है कि कोई जातीय बंधन नहीं है, लड़की किसी भी कास्ट की हो सकती है, ठीक है। तो ज्यादातर जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं जो अखबार में दिए जाते हैं क्लासिफाइड में, उसमें लिखा रहता है नो कास्ट बार। नो कास्ट बार का मतलब होता है कोई जातीय बंधन नहीं है, किसी भी कास्ट की हो सकती है, ठीक है। तो ब्यूटीफुल मैंने बताया, फिजिकल ब्यूटीफुल, स्लिम, स्मार्ट, ग्रेजुएट, ठीक है, या पोस्ट ग्रेजुएट, डिसेंट फैमिली से रिलेटेड होनी चाहिए। नो कास्ट बार, कोई जातीय बंधन नहीं। अच्छा, इसके अलावा कई बार क्या होता है, कई जगह हमें यह देखने को मिलता है कि कई एग्जाम्पल जब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज के रूप में और प्रैक्टिस के रूप में, हमें ये देखने को मिल सकता है क्या कि लड़की है वो कन्वेंट एजुकेटेड। कन्वेंट एजुकेटेड का मतलब होता है डियर कि वो मठ में पढ़ी होनी चाहिए। मठ का मतलब होता है कोई गुरुकुल वगैरह, यानी गुरुकुल में पढ़ी लिखी होनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं कन्वेंट एजुकेटेड, यानी कि या फिर कन्वेंट एजुकेटेड होनी चाहिए, यानी मठ में पढ़ी हुई होनी चाहिए। अच्छा, गुड मैनर्स, उसका जो तौर तरीका है, उसका जो स्वभाव है, ठीक है, वो अच्छी संस्कार वाली, जिसको हम कह सकते हैं गुड मैनर वाली होनी चाहिए, उसका मैनर्स है, तौर तरीका है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है, गुड बिहेव वाली होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि पहले तो लड़का कैसा है उस क्वालिटी को देख करके, और उसके बाद में जो आपको ब्राइड चाहिए उस क्वालिटी जिसकी आप डिमांड कर रहे हैं उसको लेकर के हम मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं। लास्ट में जैसे सारी चीजें हम बताएंगे उसके बाद में कॉन्टैक्ट नंबर, यानी कि अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो हम दे सकते हैं, जिसको हम एड्रेस बोल सकते हैं, ठीक है, एड्रेस बोल सकते हैं, एड्रेस आप दे सकते हैं, एड्रेस का मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें ईमेल आईडी, ठीक है ना, ईमेल दे सकते हैं, आपके रिंगटोन या फोन नंबर जो मोबाइल नंबर है उसका मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट जो मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट्स है वो पूरा हो जाता है। अब इसमें दोनों फेज हो गए। देखिए, पहला फेज तो हमारा हो गया कि ग्रूम आपके पास में है और आपको क्या चाहिए, ब्राइड चाहिए, ठीक है। तो पहले हम ग्रूम की क्वालिटी बताएंगे, ग्रूम ऐसा है और ब्राइड कैसी चाहिए, दोनों क्वालिटीज को मैंने आपको बताया। तो जो पहली चीज आपके पास है पहले उसकी क्वालिटी का मेंशन किया जाता है, और उसके बाद जो आपको डिमांड करनी है ब्राइड की क्वालिटी को आपको डिमांड के रूप में मांगा जाता है, ठीक है ना। कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाता है, एड्रेस दिया जाता है, ओके। अगर ब्राइड पहले आ जाए, मान लीजिए ब्राइड आपके पास में है, लड़की हमारे पास में, और हमें क्या चाहिए, ग्रूम, तो हम क्या करेंगे कि ब्राइड की क्वालिटी को पहले मेंशन कर लेंगे कि हमारे पास ब्राइड है, ठीक है, और फिर हमें ग्रूम कैसा चाहिए यानी दूल्हा कैसा चाहिए उसकी क्वालिटी को हम बाद में ले आएंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसमें मैंने आपको एक चीज और बताना भूल गया कि जिस प्रकार हमने लड़की का, जैसे लड़के का कंप्लेक्शन जिक्र किया, अभी लड़का है इस कंप्लेक्शन, हम डिमांड कर सकते हैं कि लड़की भी फेयर कंप्लेक्शन है तो फेयर कंप्लेक्शन की होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा हमने वहां हैंडसम या ब्यूटीफुल का आ गया था, ठीक है। तो कहने का मतलब कंप्लेक्शन की कंडीशन भी यहां रख सकते हैं। तो आप एक प्रकार से देखना कि जिस प्रकार हमने बॉयज या फिर ब्राइड की कंडीशन को रखा है उसी प्रकार ग्रूम की कंडीशन, बस ये है कि ब्राइड की कंडीशन हमारे पास है और ग्रूम की कंडीशन हमारे पास में, ब्राइड की कंडीशन हम डिमांड कर सकते हैं। और अगर हमारे पास ब्राइड है और ग्रूम हमें चाहिए तो ब्राइड की कंडीशन हमें हमारे पास ऑलरेडी होती है, हमें ग्रूम की डिमांड करनी होती है। बाकी क्वालिटीज और जो के जो भी गुण होते हैं वो हमें पहले पता होने चाहिए कि कौन सी क्वालिटी हमारे ब्राइड या ब्राइड ग्रूम में है और क्या हमें चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमें बताना पड़ता है। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट्स है जिसको हम बोलेंगे मैट्रिमोनियल्स एडवर्टाइजमेंट्स, ये आपका पूरा हो जाता है, जिसके अंदर हमने क्या सीखा है। तो एडवर्टाइजमेंट्स के अंदर पहला हमारा मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट्स है, जिसके अंदर हमने सीखा है कि ब्राइड और ब्राइड ग्रूम है,
इन दोनों को लेकर के पहले हमें क्वालिटी और इसकी फीचर्स के बारे में जानना होता है कि ब्राइड और ग्रूम है वो किस किस क्वालिटीज को लिए हुए हैं। उसके बाद में हमें लास्ट में कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस और ईमेल को और मोबाइल नंबर को मेंशन करके और उसके बाद में मैट्रिमोनियल कॉलम के अंदर से डाल दिया जाता है। तो इस तरीके से ये आपका पहला एडवर्टाइजमेंट है, उसका बेसिक एक्सप्लेनेशन पूरा हो जाता है। अब इस एडवर्टाइजमेंट को सिर्फ हमें एक प्रकार से राइट डाउन करना है, लिखना है, बनाना है। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन आपकी हो चुकी है। आई होप आपको बहुत अच्छे और बेटर तरीके से समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो के साथ हम कल मिलते हैं। और अपने आप को सुरक्षित रखिए, सेफ रखिए, कोरोना में अपने आप को बचाते रहिए। ओके, बाय।